हेलो नमस्कार, मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़ी हुई ग्रामीण परिवेश की प्रश्नों की एक श्रृंखला हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसका यह 7वां वीडियो है। जिन साथियों ने प्रीवियस 6 वीडियोज़ और साथ ही थियरी सेक्शन के 16 वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आप उन्हें जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से अरेंज किया गया है, उन्हें जाकर देख लें, तब इस वीडियो को देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के कंटेंट को। दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत कृषि और उसकी सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। माने कृषि जो आपका कृषि सेक्टर है, उससे कितना यहाँ पे फ़ायदा होता है भारत की अर्थव्यवस्था को। तो आप बताइए यहाँ पे। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये वाला ऑप्शन 17.3%। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं। ये कहाँ से, मतलब चारों ऑप्शन ने ऐसा लिखा है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ भारत का योगदान है। तो ये वाला आप कृषि सेक्टर को मान लीजिए कि ये जो है कृषि सेक्टर इतना योगदान देता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आगे देखते हैं, 68.84% जो है ये क्या होता है, भारत की ग्रामीण जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या जो है ये 68.84% है। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2.4% क्या है, 2.4% है। जैसे अगर पूरा विश्व में 100 बीघा ज़मीन है, समझ लीजिए 100 बीघा ज़मीन है, तो आपके भारत में कितना बीघा है, 2.4 बीघा। ठीक है ना, माने वही कि जो है भारत में 2.4% ज़मीन है। ठीक ना। आगे देखते हैं, ये वाला 17.74% क्या है, ये विश्व की कुल जनसंख्या जो है उसका 17.74% भारत में निवास करती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा सारा एक्सप्लेनेशन। ये हमने लिख रखा है, देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17.3% कृषि और उसकी सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। भारत में 68.484% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.74% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कुल भूमि का महज 2.4%, महज क्यों कह रहे हैं भैया, देखिए 2.4% तो भूमि है, लेकिन विश्व की 17.7% जनसंख्या है। समझ रहे हो ना, ये इस वजह से महज लगा के बोल रहे हैं। ठीक है ना, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। बताइए, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र को रखा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थक, बताइए। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक होते क्या हैं। देखिए, ऐसे उत्पाद जो कि प्रकृति से डायरेक्ट इंसानों को प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे उत्पाद जैसे आपका कोई ऐसा चीज़ सोचिए जो कि प्रकृति से मिल रही हो, हम लोग उसको कृत्रिम तरीके से बना नहीं रहे हो। जैसे गेहूँ धान हो गया, माने अगर हम ये कहें कि जो है कृषि हो गया, तो कृषि में हम लोग मेहनत भले ही करते हैं, लेकिन वो मिलता तो धरती से है, प्रकृति से मिलता है। इस वजह से ये कहा जाता है कि जो भी चीज़ें, दुनिया की कोई भी चीज़ जो अगर प्रकृति से मिल रही है तो वह प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आएगी। ठीक ना। और यही वाली चीज़ जो प्रकृति से मिली है, जब व्यक्ति खुद द्वारा या मशीनों द्वारा प्राथमिक स्तर से प्राप्त वस्तुओं का निर्माण करता है। निर्माण का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने गेहूँ उगाया, गेहूँ से आपने बिस्किट बनाया। ठीक है, गेहूँ से आपने एक स्टेप आगे बिस्किट बनाया, तब आपने कुछ न कुछ निर्माण किया। ठीक ना। तो अब निर्माण कर दिया, तो ये वाला जो बिस्किट तैयार हुआ है, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक ना। अगर आपने उस पर कुछ भी थोड़ा सा भी उसका विनिर्माण किया तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र में जो भी तैयार माल है उसको उपयोगकर्ता तक, जो कंज्यूमर है, उसके पास तक पहुंचाना। मान लीजिए बिस्किट तैयार हो गया, तो अब हमारे आपके पास पहुंचाना भी तो है उस बिस्किट को। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जाके फैक्ट्री से ही खरीदेंगे। तो जो ये सब जैसे परिवहन हो गया, ये सब चीज़ें जो है
ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में आएंगी, ठीक है ना। अब इसका पहले वाले का, इससे प्राथमिक का एग्जाम्पल हमने लिख रखा है। देखिए, कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रबड़ उत्पादन, खनन, ये सब देखिए सब कुछ का सब जितना भी है ये सब प्रकृति से ही मिलता है हम लोग, इस वजह से ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि आज़ादी के बाद भारत में स्वशासन की व्यवस्था हो, ठीक है ना, ये मानना था उनका यहाँ से यहाँ तक। यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिखाई देता, बताइए यह किस अनुच्छेद में दिखाई देता है कि महात्मा गांधी जी जो मानते थे, उनका मानना जो था स्वशासन की व्यवस्था। ये थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया, बाकी आसान बहुत है, बताइए इसमें से। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, अनुच्छेद 40, ये पेट में आया भी था, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, इसका चारों का एक्सप्लेन करते हुए आगे हम देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है, ग्राम पंचायतों का गठन। इसी ग्राम पंचायतों को ही तो उन्होंने स्वशासन, स्थानीय स्वशासन कहा था ना, ठीक है, स्थानीय स्वशासन उन्होंने कहा था, मतलब गांधी जी ने कहा था। अब हूबहू नहीं रखा गया, माने उसका नाम ग्राम पंचायत रखा गया अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के पद को परिभाषित करता है। 52, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद को परिभाषित करता है, ठीक है ना। 52 से 11 आर्टिकल आगे है, 52 से 11 आर्टिकल आगे 63 है, जो कि उपराष्ट्रपति के पद को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 61 क्या है, अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा। भैया अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। कैसे इसको याद करें, जैसे मान लो कोई गाँव में कहता है ना सठिया आ गए हैं, तो जैसे सठियाए अगले ही साल समझ लो अनुच्छेद 61 के तहत उनको महाभियोग द्वारा हटा दिया गया पद से। सठिया गए हैं तो 61 में हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशक लिख उठा, ये दशाएं हैं, दशा, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है, ठीक है ना। जैसे हम लोग हैं, हम ही लोग नहीं, भारत के कोई भी नागरिक है तो कुछ दशा है, जैसे मान लीजिए वो विकलांग है या ऐसा कोई भी थोड़ा सा डिसेबल्ड दशा है, तो उसमें उसके द्वारा काम पाने का अधिकार है, सरकार व्यवस्था करेगी उसके लेवल का काम मुहैया कराया जाए उसका, ठीक है। ये अनुच्छेद 41 बोलता है। अनुच्छेद 47 क्या है, शराबबंदी तथा पोषाहार वितरण को बताता है। अनुच्छेद 47 के तहत ही बिहार में शराब बंद है, ठीक है ना। जो मिड डे मील वगैरह है, ये सब पोषाहार वितरण जो है ये सब अनुच्छेद 47 के तहत ही है, माने शराब को तो बंद किया जाए और पोषाहार को वितरित किया जाए। जो गर्भवती महिलाओं को पंजीरी वगैरह मिलती है, दलिया वगैरह, ये सब यही अनुच्छेद 47 के तहत है। आगे देखते हैं, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है, बताइए। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें से आप बताइए। तो आपने बिल्कुल सही सोच रखा है, अनुच्छेद माफ़ करिए अप्रैल 24 को, ठीक है ना, अप्रैल 24 को। आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। देखिए इधर ये मार्च, अप्रैल, मई, ठीक ना। अब यहाँ पे तीनों में 22 है, ये भी। अब देखिए जल जब बरसेगा, कहाँ बरसेगा, पृथ्वी पर बरसेगा, ठीक है ना। जब पृथ्वी पर बरसेगा तो जैव विविधता बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसे याद कर लीजिए, विविधता। 22 मार्च, अप्रैल, मई। मार्च में जल बरसेगा, कब बरसेगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी पर बरसेगा, और 22 मई को जब बढ़िया पृथ्वी पर जल बरसेगा तो अनेक प्रकार की जो है फसलें और ये वनस्पतियाँ उगेंगी, और वनस्पतियाँ उगेंगी तो उसको खाने वाले अनेक प्रकार के जानवर होंगे, यही सब तो होता है जैव विविधता। वो 22 मई को मनाया जाएगा। तो आशा करते हैं ये तीनों एक ही साथ समझ में आया होगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1992 को लागू हुआ था, इस वजह से मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, ठीक है ना।
माने इसको कानूनी मान्यता मिली थी। देखिए स्टार्ट तो हो गया था 1959 के नागौर से, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से, लेकिन कानूनी मान्यता उस समय नहीं दिया था। माने हर एक राज्य कोई बाध्य नहीं था कि राजस्थान ने लागू कर दिया है तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सब कोई लागू करे। कानूनी मान्यता जब 1992 में मिल गई 24 अप्रैल के दिन को, तो इस दिन से हर एक राज्य का समझ लीजिए कर्तव्य बन गया है और अनिवार्य कर्तव्य बन गया है कि अब नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, ठीक है ना। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बताइए आप किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? हिंट दे दें आपको, 1925 में इन्होंने ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब बताइए, महिला हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सब की स्थापना हुई थी इसकी। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को ही भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मतलब जो सिविल सेवक होते हैं, उनको भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला था। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया माने भारत का इस्पाती ढांचा बोला था। इस वजह से इसी दिन को बोला, माने यही दिन को कहीं पर वो गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए गए होंगे किसी सभा में, वहीं में भाषण देते हुए बोले थे, क्या बोले थे? भारत का इस्पाती ढांचा किसको बोले थे? सिविल सेवकों को बोले थे। और जब ऐसा बोल दिए तो उसी दिन को एक मेमोरेबल डे के रूप में, सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फिर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, नो नीड टू एक्सप्लेन, पता ही है, गांधी जी भारत आए थे, परमानेंट भारत आए थे। इसके बाद उन्होंने विदेश यात्रा मात्र एक बार की थी। वो कब? जब 1931 का गोलमेज सम्मेलन अटेंड करने जा रहे थे। उसके अलावा वो कभी विदेश यात्रा 1915 में आने के बाद कभी विदेश यात्रा नहीं की, ठीक है ना। 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। इनके जहाँ पे इनका मतलब समाधि स्थल है, उनको क्या बोलते हैं? उसको किसान घाट बोलते हैं, ठीक है ना। 12 जनवरी को क्या बोलते हैं? मतलब मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, आपके स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी दिन को हाथी दिवस मनाते हैं। तो इसका कोई वो नहीं है, मतलब क्यों मनाया जाता है ये याद कर लीजिए। 12 जनवरी से 12 अगस्त याद कर लीजिए, ठीक ना। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, समझ लो उसी से एक दिन पहले 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अभी हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना? बताइए। ये तो हाल ही करंट अफेयर का प्रश्न है, एक योजना से रिलेटेड, इस वजह से यहाँ पे डाल दिए हैं। योजनाएं हम लोग आगे आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस ये हमारा खत्म हो गया है, पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है। अब इसके बाद हम आने वाली वीडियो में, थियरी वाले वीडियो में, हम योजना ही पढ़ेंगे। तो बताइए, उत्तर प्रदेश है, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़? बताइए आप, कौन सा राज्य है जहाँ पे एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना दिया गया, घोषित कर दिया गया? तो आपने बिल्कुल सही सोचा था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी रहती है और सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी भी हिमाचल प्रदेश में ही रहती है, ठीक है ना। ये सवाल बन सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें ग्रामीण आबादी मैक्सिमम प्रतिशत में रहती है? तो वो हिमाचल प्रदेश। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर 100% घर में एलपीजी गैस सिलेंडर मौजूद हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण से संबंधित योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो थी किससे संबंधित? एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण से। यह योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रारंभ हुई थी। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश यूपी के सबसे पूर्वी जिला, कौन सा जिला? बलिया जिला, यहाँ से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में 10 अगस्त को, माने हाल ही में कहा जाएगा तो पिछले साल की बात हो गई है, लेकिन हाल ही में 10 अगस्त को इसी योजना, माने ये जो एलपीजी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा संस्करण, माने फेज 2 लॉन्च किया। जैसे रोबोट 1 था, रोबोट 2.0, इसे उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया था? महोबा ज़िले से,
लॉन्च किया गया। महोबा ज़िले का कोई खासियत जानते हैं? महोबा ज़िला उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। कहाँ पे? महोबा में। वहीं से लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था? उज्ज्वला 2.0। कब लॉन्च किया गया था? 10 अगस्त 2021 को। ठीक है ना। आगे देखते हैं। बॉम्बे प्लान कौन से वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? माने कौन से वर्ष में बॉम्बे प्लान को दिया गया था? तो बताइए 40-41 में, 1940-41 या 1944-45, 1951 से 1956 या 1947 में? बताइए। तब आगे देखते हैं हम लोग। आपने बिल्कुल सही सोचा था, ये 1944-45 में। ठीक ना, 1944-45। इसमें क्या हुआ था 1940-41 में? कुछ ऐसे तो नहीं कह सकते। अगर 40 की बात करेंगे तो 40 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना। 1940 में ही मुस्लिम लीग के लोगों ने पाकिस्तान की मांग ऑफिशियल तरीके से, माने मुस्लिम लीग के मंच से करना स्टार्ट कर दिया 1940 में ही। अब 1944 में आपका यही आया था, बॉम्बे प्लान आया था। ठीक, 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, चली थी। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित होकर के बनाई गई थी। ठीक है ना। 1947 में हुआ था, देश आज़ाद हुआ था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी गई। 15 अगस्त ही डेट क्यों चुना गया था? क्योंकि जो आपका ये जापान है, जापान ने 15 अगस्त 1945 में, 15 अगस्त 1945 में ब्रिटेन के सामने कहें या द्वितीय विश्व युद्ध में कहें, सरेंडर किया था। जापान ने 15 अगस्त को 1945 में सरेंडर किया था। तो जो माउंटबेटन थे वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि अपना इस उपलब्धि को मनाने के लिए भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया। इसी डेट को इस वजह से चुने थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसका। देखिए 1944-45 में 8 उद्योगपतियों, कहाँ के उद्योगपति? मुंबई के द्वारा भारत के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई गई, जिसे बॉम्बे प्लान दिया गया नाम। ठीक है, बॉम्बे प्लान नाम दिया गया। दल रहित, अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस लिखें, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक। दल रहित लोकतंत्र की मांग करने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय प्लान तैयार किया था, जिसे 1950 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, दल रहित लोकतंत्र की मांग करने वाले, इनका और उपाधि क्या थी? लोकनायक। ठीक है ना। जो पटना का हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना का है। ठीक है ना। इस वजह से ऐसे लोकनायक इनका उपाधि थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट थी, ये पहला दूसरा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से ये बता दिए। यहाँ पे 8वां भी इंपॉर्टेंट था, इस वजह से देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया तथा यह जॉन है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, मतलब ऊपर ऐसे जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से कब तक? 97 तक। ठीक है। अब बताइए किस पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादों में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई? ये देखो थोड़ा सा टेक्निकल है, ये आप सोचेंगे तभी ये लगा पाएंगे। भले ही प्रथम पंचवर्षीय योजना पूर्णतः कृषि पर आधारित थी, लेकिन इसमें आंसर जो है प्रथम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए उस समय जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के दौरान भारत में टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी। लोग कुदाल, फावड़ा, हल ये सबसे काम करते थे। ठीक है ना। उन्नत किस्म के बीज नहीं हुआ करते थे, माने लगे तो रहते थे एकदम तन मन धन जितना उनमें औकात हुआ करती सबसे एकदम करते थे, प्रयास करते थे कि अच्छी फसल उत्पादन हो, लेकिन उन्नत किस्म के बीज भी तो होना चाहिए। ये सब नहीं होता था। द्वितीय तो उद्योग पे आधारित थी नहीं। तृतीय तो बेचारी पंचवर्षीय योजना थी, समझ लो। इसके ऊपर तो प्राकृतिक और जो है
1962 1965 का युद्ध झेल गई ये, तो ये हार गई समझ लो। चौथी पंचवर्षीय योजना, देखिए 1966 में क्या आया था, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में जो उस समय के किसान थे, समझ लीजिए कि ट्रेंड हो गए कि फसल कैसे उत्पादन करना है, ठीक है। जब ट्रेंड हो गए तो अगली पंचवर्षीय योजना, जब चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो कब लागू की गई थी, 1969 से, माने 1969 से 1974 तक, ठीक है, 1974 तक लागू की गई। अब जब लागू की गई तो आप सोचिए इसमें बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा भैया, काहे नहीं बढ़ेगा, इसमें तो 1966 वाला हरित क्रांति भी तो योगदान देगा। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, ये पूरा यही हम लिखें जो समझाए हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 61 से 66 तक चली थी। 1966 में हरित क्रांति के आ जाने से भारत के किसान उन्नत किस्म के बीजों तथा आधुनिकता से परिचित हो गए थे, जिस कारण से इसका फायदा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि पर दिखा। हालांकि चौथी पंचवर्षीय योजना एक असफल योजना थी, माने जितना हम लोग टारगेट रखे थे कि इतना विकास हमको चाहिए 5 वर्ष के अंतर्गत, लेकिन उतना हो नहीं पाए, असफल थी ये। लेकिन कृषि सेक्टर देखा जाएगा तो वहाँ पे एकदम बूस्ट देखने को मिला था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, माने ये चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसके दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था, वही बांग्लादेश वाला मैटर था, और इसी के चलते बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी। 1971 के पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 74 तक, ठीक है। आगे देखते हैं, टोडरमल किसके दरबार में रहा करते थे, अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां, ए और बी दोनों। तो ठीक है, आपने सही जवाब दिया होगा, ए और बी दोनों। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। शेरशाह सूरी के दरबार में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। दीवान ए वजारत नाम से एक विभाग बनाया था, किसने, यही राजा टोडरमल, यही तो राजस्व मंत्री थे, तो यही अपना दिमाग लड़ाते थे इस क्षेत्र में। लेखपाल इसी विभाग का, कौन से विभाग का, इसी वाले दीवान ए वजारत विभाग का अधिकारी होता था। अकबर के शासन के दौरान राजस्व मंत्री टोडरमल इन्हीं के पास था, मैंने राजस्व मंत्रालय जो था इन्हीं के पास था। किसके पास, राजा टोडरमल के पास। पता है राजा टोडरमल का जन्म कहाँ पे हुआ था, आपके सीतापुर जिले में हुआ था, सीतापुर यूपी में। सीतापुर को जो है 88,000 तीर्थ स्थलियों का भूमि कहा जाता है। अकबर के शासन के दौरान इन्होंने मनसबदारी प्रथा को चलाया था। पूछता है कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था, तब राजा टोडरमल ने चलाया था। किसके शासन काल में चला था, तब अकबर के शासन काल में। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि किसने चलाया था और ऑप्शन में राजा टोडरमल नहीं होगा, तब पक्का है कि ऑप्शन में अकबर दिया होगा, ठीक है ना, समझ रहे होगे। हाँ, साथ ही इसी ये वाले पॉइंट का कंटिन्यूअस पार्ट है। साथ ही पटवारी प्रणाली को बुलंदियों तक ले जाने का काम किसने किया था, ये अकबर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में दुधारू पशुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है, ये बताइए। बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अब इसका लैंग्वेज ये वाली चीज़ भले ही चेंज हो सकती है, लेकिन इसका जीस्ट जो है, इसका अंतरात्मा इस सवाल की यही होगी। दुधारू पशुओं के संरक्षण के बारे में बताइए। अनुच्छेद 48, 48A, 49 या 51 बताइए। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा है, अनुच्छेद 48 में, ठीक है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण को बताता है। अनुच्छेद 49 बताता है कि जो भारत की स्मारकें हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की स्मारकें, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, अजंता एलोरा गुफाएं होंगी, जो राष्ट्रीय स्तर के स्मारक वगैरह हैं, इनको संजो के रखना है। इस पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई पान खा के, बिमला कमला पसंद ये सब खा के जाके वहाँ पे थूके, तुरंत जुर्माना लगेगा। तो ये सब संरक्षण कहाँ पे बताया गया, अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। कौन बढ़ावा देगा, भारत, ठीक ना। भारत की जो विदेश नीति को परिभाषित किया जाता है अनुच्छेद 51 के तहत, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। हाँ, ये अनुच्छेद 48 तो हम बताए नहीं। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि दुधारू पशुओं का संरक्षण किया जाएगा। एक बार पता है PCS में पूछा गया था सवाल कि गौ हत्या निषेध है,
भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है? तो इनडायरेक्ट रूप में देखिए ये लिखा है ना, दुधारू पशुओं का संरक्षण, और गौ हत्या जो है मतलब दुधारू पशुओं की हत्या हो रही है, ठीक है ना, गौ हत्या तो यही मतलब हुआ। तो यहाँ पे संरक्षण बताया गया है ना, निषेध कहा जाएगा ना कि गौ हत्या निषेध किस में कहा गया है? अनुच्छेद 48 में, ठीक ना। आशा करते हैं समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं कि कुछ ये अनुच्छेद लिखे हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए अनुच्छेद ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर कोई क्षेत्र है, जैसे कोई क्षेत्र है वो भारत में शामिल होना चाहता है, माने भारत के प्रधानमंत्री जी से मीटिंग किया, बैठक किया, उसके बाद कहा भैया एक काम करते हमको भी अपने क्षेत्र में मिला लेते, तब अनुच्छेद 2 के तहत प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, ठीक ना। जैसे गोवा तो जीत के लिया गया था, जो फ्रांस का आधिपत्य वगैरह हुआ करता था इस पे पौंडीचेरी पे, 1954 में फ्रांसीसियों ने कहा कि एक काम करिए प्रधानमंत्री नेहरू जी, यहाँ से हम जा रहे हैं और आप हमारे जो ये पुदुचेरी है इसको आप रख लीजिए। तो नेहरू जी ने कहा बहुत सही, ठीक है, कोई बात नहीं, हम अनुच्छेद 2 में संशोधन करते हुए आपको ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो राज्य भारत में वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहे हों, जैसे आंध्र प्रदेश एग्जिस्ट कर रहा था, तो उससे कोई ना कोई नया अगर राज्य बनाना हो, जैसे कि तेलंगाना बनाया गया, तो ये कौन से में है? 3 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक ना। 3 में एग्जिस्ट कर रहे राज्य से नए राज्य की स्थापना, 2 में बाहर से कोई राज्य आना चाहे तब उसको स्वागत है। अनुच्छेद 14 में आ जाते हैं, तो 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? विधि के समक्ष समानता। इसका एक सेंटेंस याद करिए, लॉ क्रिएट्स डाउट, DOUBT। अभी बड़ा साइंटिफिक सा ये ट्रिक है हमारी। ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, नहीं ये नहीं, ये वाला नहीं, ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब बताइए, डाउट जब बोलते हैं तो बी ये साइलेंट रहता है, ठीक है, बी जो है हमारा साइलेंट रहता है, तो इस ट्रिक में भी ये साइलेंट है। तो अब देखिए, ला मतलब होता है विधि, कानून, तो 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता है, सब कोई, ठीक है, समान है। यही वजह से कानून में अंधा कानून बोला जाता है। कानून का जब कहीं उसमें कोर्ट वगैरह में देखो तो पट्टी बंधी होती है। डी से होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अब भेदभाव ये हिंट है, भेदभाव नहीं होगा, किस आधार पे नहीं होगा? कि जन्म के आधार पे, लिंग के आधार पे और निवास स्थान के आधार पे, ये सब जो है रंग के आधार पे, ये सब के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। सेम चीज़ अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी माने अवसर होगा। अवसर माने जैसे कहीं रोजगार वगैरह की प्राप्ति हो रही किसी को, तो उसके केस में ना तो जन्म स्थान देखा, जन्म स्थान, लिंग, ये सब में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यू से होता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत, मतलब वही अनटचेबिलिटी का अंत होगा। 17 को ऐसे याद कर लिए, 17 मतलब खतरा। कब खतरा? जब किसी को कहे भैया दूर रहो, छुआ ना, तुम नीची जात की हो, हम ऊंची जात की, इस टाइप को अगर किसी को सेंटेंस बोले तो खतरा है भैया। खतरा कब है? अनटचेबिलिटी में, ठीक है। फिर ये बी, ये साइलेंट ही था, कोई मतलब नहीं। और टी से होता है टाइटल। टाइटल माने उपाधि, ठीक ना। तो यहाँ 18 तक आपने क्लियर कर लिया। ला क्रिएट्स डाउट, ये याद कर लो। अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक। अनुच्छेद 21 है जो है राइट टू प्राइवेसी है, पर्सनल है ये थोड़ा सा, राइट टू प्राइवेसी क्या बोलते हैं इसको, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी ऐसे बोलते हैं ना, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम बच्चों का खतरनाक कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा कुछ है, ठीक ना। आशा करते हैं समझे होंगे।
क्वेश्चन 10 है हमारा, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है? बताइए कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलेगी? अदृश्य या प्रच्छन्न, मौसमी, संरचनात्मक या चक्रीय? बताइए कौन सी होगी? तो ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इन सब के बारे में देख लेंगे। मौसमी बेरोजगारी देख लीजिए, ये होता है कि जैसे मौसम के आधार पर रहे, ये कह सकते हैं किसानों में थोड़ा बहुत देखी जा सकती है, लेकिन मुख्यतः केवल और केवल किसानों में यही देखी जाती है। ये तो मान लीजिए हम बता दिए थे ना, पेंटर है अगर कोई, तो दीपावली पे तो एकदम पूरा व्यस्त शेड्यूल रहेगा, लेकिन उसके बाद वो बेचारा खलिहर रहेगा, तो मौसमी बेरोजगारी का शिकार है। संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, ये जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी है वो बंद हो गई है, अब बंद हो गई तो उसके जो कारीगर वगैरह हैं वो तो समझ लीजिए बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास टैलेंट तो है, तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक बेरोजगार नहीं रहेंगे, कुछ ही समय के लिए बेरोजगार हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं दूसरे कंपनी में जाके अप्लाई करेंगे और वो बेरोजगार से रोजगार प्राप्त हो जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी, जैसे कोई कंपनी है, अगर वो जैसे अभी हाल ही में फोर्ड कंपनी है ये गई है, जैसे मान लीजिए नोकिया कंपनी या नोकिया कंपनी एक सेकंड के लिए मान लीजिए अपना मोबाइल बनाना बंद कर दें, तो कितना लोग वहाँ से रोज़गार उनका अफेक्ट हो जाएगा। रिटेलर हो गया, दुकानदार हो गए, और कितना लोगों का रोज़गार, जैसे बैटरी बनाने वाली अलग से कंपनी होती है ना, सबका रोज़गार चला जाएगा। तो ये सब चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ रिलेटेड बातें। प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, गलत लिख उठा, शून्य होती है, ठीक है, शून्य होती है, 0, ठीक है ना, किसमें? प्रच्छन्न बेरोजगारी में। मनरेगा ग्रामीण बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के रूप में, देखिए ये योजना नहीं है, मनरेगा अधिनियम है, जैसे उज्ज्वला योजना है, लेकिन मनरेगा एक अधिनियम है, एक्ट है। एक्ट का मतलब जो संविधान उसमें संसद में पास किया जाता हो। सन 2005 में संसद में पेश किया गया था और 2006 में इसे नरेगा नाम से लागू किया गया, और साथ ही इसका आगे चल के 2009 में इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था, ठीक ना। आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।